ग्रीनलैंड नाम से लगता है कि यह हरियाली से भरपूर एक खूबसूरत सा इलाका होगा, मगर इसका केवल नाम ही ग्रीनलैंड है। यहाँ पर आइस के अलावा कुछ भी नहीं है, तभी तो सदियों से यह खाली पड़ा है और इतनी बड़ी हिस्से पर केवल 56,661 की आबादी रहती है। मगर वो भी पूरे ग्रीनलैंड में नहीं, बल्कि एक छोटे से शहर में कंसंट्रेटेड है। सदियों से इसे दुनिया का सबसे खराब हिस्सा मानकर इग्नोर किया गया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ के अलावा कुछ था ही नहीं। लेकिन आज ग्रीनलैंड केवल बर्फ से ढका टुकड़ा नहीं रहा है, इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि अमेरिका जैसा देश इसे खरीदने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। बट सोचने वाली बात है, बर्फ से ढके इस टुकड़े पर ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका के साथ साथ पूरी वर्ल्ड पावर इसमें इतना इंटरेस्टेड है। और आखिर यहाँ ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वैल्यू अमेरिका की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है? जी हाँ, आपने सही सुना, सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड की जीडीपी से भी ज्यादा वैल्यूएबल थिंग यहाँ छुपी हुई है। तभी तो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वो चीज क्या है? आखिर इसका महत्व इतना कैसे बढ़ गया है? चलिए बताते हैं, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की लोकेशन की। अगर लोकेशन की बात की जाए तो आर्कटिक ओशन में अमेरिका और कनाडा के पड़ोस में मौजूद ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो सदियों से एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री डेनमार्क के कब्जे में है। यह काफी हैरान करने वाली बात है कि यूरोप का एक छोटा सा देश अपने से 50 गुना बड़े आइलैंड को कंट्रोल करता है। पता है क्यों? क्योंकि इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ केवल 56,661 लोग रहते हैं और उनमें से भी ज्यादातर लोग एक छोटे से शहर नूक में ही रहते हैं। बताते चले, नूक ग्रीनलैंड की कैपिटल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने बड़े इलाके में आखिर आज 21वीं सदी में भी इतनी कम जनसंख्या क्यों है? आखिर ज्यादातर लोग यहाँ आकर बसना क्यों नहीं चाहते? वेल, आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इसके कई बड़े कारण हैं। वैसे इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का एक्सट्रीम टेम्परेचर और फूड सप्लाई की कमी। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऐसा एरिया है जिसका 2/3 भाग नॉर्थ और आर्कटिक सर्किल में मौजूद है, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचने के लिए सूरज की रोशनी को अर्थ एटमॉस्फेयर में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ धरती के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत ही कम सूरज की रोशनी मिलती है, जिससे यह और भी ज्यादा ठंडी जगह बन जाती है। वैसे अगर यहाँ इतनी ठंड है तो फिर यहाँ वे 56,661 लोग ही आखिर कैसे रहते हैं? तो हम आपको बताते चलें कि असल में गल्फ स्ट्रीम से आने वाली गर्म ओशन करंट ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट के कुछ हिस्से को ओवरऑल कोल्ड टेम्परेचर से थोड़ा गर्म बना देती है। इसी वजह से ग्रीनलैंड के ज्यादातर मेन सिटीज नॉर्थ वेस्ट कोस्ट लाइन पर ही मौजूद हैं और यहीं पर हजारों साल से ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज होती रही हैं। हालांकि वैसे तो पूरा ग्रीनलैंड 80% बर्फ से ढका हुआ है, मगर इसकी कोस्ट लाइन में कुछ जगह अपेक्षाकृत थोड़ी गर्म है। हालांकि वार्म करंट के बावजूद यहाँ का एवरेज टेम्परेचर सर्दियों में -9 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, जिससे आप यहाँ की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कितनी खराब कंडीशन होने के बावजूद यूएसए एंड यूरोप के लोग ग्रीनलैंड के लिए इतने पागल क्यों हैं? तो हम आपको बताते चलें, इसका जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। असल में जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीनलैंड का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है और यह पिघलती बर्फ सी लेवल को बढ़ा रही है। हालांकि यह बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि नासा ने 2006 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स 239 क्यूबिक किलोमीटर यानी 57 क्यूबिक माइल्स की दर से पिघल रहे हैं। और यही नहीं, यह मेल्टिंग रेट हर 5 साल में दोगुना होता जा रहा है। वैसे ये आइस पिघलने की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं है। असल में ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न पार्ट्स में मौजूद आइस शीट सबसे तेजी से पिघल रही है। पता है क्यों? क्योंकि ये आर्कटिक सर्किल में मौजूद है और आर्कटिक सर्किल का एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर से लगभग 2.5 गुना अधिक गर्म रहता है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से की बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है। मगर ये बड़ी विडंबना है कि इस बर्फ के पिघलने से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों मिलेंगे। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पिघलने से हमें हैप्पीनेस एज वेल एज सैडनेस भी मिलेगी। क्योंकि एक तरफ बर्फ के पिघलने से यहाँ नए नए रिसोर्सेज सामने आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ रहा है। अगर यह सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का वाटर लेवल कहाँ पहुंच जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते।
हम अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 200 गीगा टन बर्फ ग्रीनलैंड से हर साल पिघल रही है और यह सीधे समुद्र में मिल रही है, जिसकी वजह से इस सदी के अंत तक ग्लोबल सी लेवल 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यही दर बनी रही तो कुछ सदी के भीतर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। वैसे हम आपको बताते चलें, ग्रीनलैंड में लगभग 2.9 क्वाड्रिलियन टन बर्फ मौजूद है और यह बर्फ पिघलकर कहां जाएगी ये तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, ये पहुंच जाएगी समुद्र में। हालांकि आपको लग सकता है कि सदी बहुत लंबा समय है और तब तक नई टेक्नोलॉजी आ सकती है या दुनिया का नक्शा बदल सकता है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटा समय है, जिससे ये साबित होता है कि पूरी दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल गई तो ग्लोबल सी लेवल 7 मीटर तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दुनिया की सभी कोस्टल सिटीज डूब जाएंगी, जैसे मियामी, सैन फ्रांसिस्को, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, बेल्जियम, वेनिस, अलेक्जेंड्रिया ऑफ इजिप्ट, बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। यही नहीं, चीन और जापान की सभी प्रमुख कोस्टल सिटीज भी डूब जाएंगी। इनफैक्ट इससे कुछ छोटे देश जैसे मालदीव तो पूरी तरह से पानी में समा जाएंगे। बर्फ के पिघलने का असर केवल समुद्र पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे धरती की रोटेशन स्पीड पर भी असर पड़ेगा, जिससे धरती पहले के मुकाबले धीमी गति से घूमने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ की बर्फ पिघलने से इतनी बड़ी मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ेंगे तो सभी देश ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें, ये तो ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने के कुछ नेगेटिव पॉइंट है। इसका असली फायदा तो आपको अब पता चलेगा, जिसकी वजह से सभी देश इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो चलो अब इसकी दूसरी साइड देखने की कोशिश करते हैं। असल में जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी, दुनिया के सभी शक्तिशाली देश इस आइलैंड पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे। असल में अगर सारी बर्फ पिघल गई तो हमें एक हरा भरा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, जो आज बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वैसे हम आपको बताते चलें कि ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आइस फैली हुई है और यह कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि आज भी पूरी धरती के फ्रेश वाटर रिजर्व का लगभग 7% हिस्सा ग्रीनलैंड की बर्फ में है। इस बर्फ की एवरेज थिकनेस 2.3 किलोमीटर है और कुछ एरिया में बर्फ की मोटाई 3 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। हालांकि अब आपको लग सकता है कि 3 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस समुद्र को आप सबसे ज्यादा गहरा और मिस्टीरियस समझते हैं, उस समुद्र की औसत गहराई लगभग 3.7 किलोमीटर है। क्या? जी हाँ। तो अब बताइए, क्या यह गहराई मायने रखती है या नहीं? असल में ग्रीनलैंड की बर्फ की मोटी चादर के कारण उसकी सरफेस लाखों सालों से दबी रही है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड का एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे जा चुका है। जैसे ही बर्फ पिघलेगी, ग्रीनलैंड की जमीन ऊपर उठने लगेगी। इस प्रक्रिया को आइसोस्टेटिक रिबाउंड कहा जाता है। यह प्रोसेस तब होती है जब बर्फ के भारी दबाव के कारण जमीन का एक हिस्सा दब जाता है और बर्फ पिघलने पर वह धीरे धीरे वापस ऊपर उठने लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में ग्रीनलैंड एक हरा भरा क्षेत्र बन जाएगा, जिसका एलिवेशन भी बढ़ता जाएगा। बट अब सवाल उठता है कि आखिर ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे एग्जैक्टली क्या छिपा हुआ है। तो बताते चलें, इसके नीचे कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया की चीन पर निर्भरता को खत्म कर देगा। वह क्या है ये आगे बताएंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं उस टाइम की जब ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस दुनिया के सामने आई थी। असल में ये बात है 2013 की, जब अमेरिका ने एक नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ग्रीनलैंड की मोटी बर्फ के नीचे का 3D मैप तैयार किया था। इस मैप से पता चला कि ग्रीनलैंड के नीचे एक विशाल कैनियन है, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिडन कैनियन कहा जाता है। यह कैनियन 800 मीटर गहरा, 750 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है। इसे ग्रीनलैंड ग्रैंड कैनियन का नाम दिया गया है और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह धरती पर खोजी गई सबसे बड़ी कैनियन है। भविष्य में जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो यह कैनियन ताजे ग्लेशियल पानी से भर जाएगी, जो एक इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स बन सकता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के नीचे एक पुरानी झील भी मिली है, जिसका नाम प्राइमेवल लेक है। यह झील तब की है जब ग्रीनलैंड बर्फ से ढका नहीं था और यहाँ हरे भरे जंगल हुआ करते थे। क्या? ग्रीनलैंड और हरा भरा जंगल? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में आज जिस ग्रीनलैंड पर केवल बर्फ ही बर्फ नजर आती है, कभी वह अपने नाम की तरह ही ग्रीनरी से भरा हुआ था। यहाँ न केवल बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, बल्कि नदियां भी बहा करती थीं। असल में वैज्ञानिकों ने इसका 3D मैप बनाया और पता चला कि यह झील 250 मीटर गहरी थी, जो आज 1.8 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दब गई है।
इसके अलावा यहाँ मीटेओरॉइड इम्पैक्ट के साक्ष्य भी मिले हैं। 2015 में ग्रीनलैंड की मैपिंग के दौरान 2 बड़े क्रेटर पाए गए थे जो 58 मिलियन साल पहले बने थे। इनमें से एक क्रेटर 31 किलोमीटर चौड़ा है और ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट इलाके में हाइवाथा ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ है। वैसे तो ग्रीनलैंड के बर्फ के नीचे कई रहस्यों का भंडार है जिनका पता लगाने में अभी और समय लगेगा, मगर इन क्रेटरों से काफी जानकारी मिल गई है। जबकि दूसरा क्रेटर 31 किलोमीटर बड़ा है और पहले वाले से 180 किलोमीटर दूर मौजूद है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे यहाँ बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे बर्फ के नीचे कहीं बड़े बड़े पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2017 में एक न्यूक्लियर वेपन्स बेस के लिए जब यहाँ पर ड्रिलिंग की जा रही थी तब वैज्ञानिकों को ड्रिलिंग में कई परफेक्टली प्रिजर्व्ड पेड़ पौधों के फॉसिल्स मिले थे। जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि यह आज के नहीं बल्कि कई मिलियन साल पुराने हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से कई मिलियन साल पहले यहाँ न केवल पेड़ पौधे बल्कि घने जंगल भी मौजूद थे, मगर आज यहाँ दूर दूर तक बर्फ की चादर ही नजर आती है। वैसे हम आपको बताते चलें कि आज इस बर्फ की जमीन पर केवल एक ही नेचुरल फॉरेस्ट किनोवा मौजूद है जो ग्रीनलैंड के फार सदर्न रीजन में एक छोटे से हिली एरिया में लोकेटेड है। लेकिन अब ग्रीनलैंड में नए नए रिसोर्स मिलते जा रहे हैं जो इसे एक गेम चेंजर साबित कर रहे हैं। अगर ग्रीनलैंड के नीचे मिलने वाली सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण चीज की बात की जाए तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन जैसे तत्व शामिल हैं। ये कितना ज्यादा खास है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड में 412 बिलियन बैरल्स हाइड्रोकार्बन मौजूद है जो दुनिया के कुल ऑयल रिजर्व्स का लगभग 13% है। इसके साथ ही यहाँ 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस भी मौजूद है। अब आप खुद सोचिए कि जो ऑयल एंड गैस दुनिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का आधार है उनका इतना बड़ा हिस्सा केवल एक ही जगह पर मौजूद है। यही कारण है कि ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज यहाँ मिलने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये इसलिए खास हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हर एक टेक्नोलॉजी में होता है, चाहे वह स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रिक कार हो या हवाई जहाज। हालांकि वर्तमान में दुनिया का 85% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से एक्सपोर्ट होता है। यही कारण है कि चीन के इन एलिमेंट्स पर मोनोपोली है। इसी वजह से यूरोप और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश ग्रीनलैंड के इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने तो डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर तक दे डाला था, लेकिन डेनमार्क ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डेनमार्क जानता है कि अगर उसने ग्रीनलैंड अमेरिका को सेल किया तो उसका हाल भी रूस की तरह ही हो जाएगा। उसका हाल भी रूस की तरह हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका ने रूस से भी कोई पार्ट खरीदा है? तो हम आपको बताते चलें कि रूस ने भी एक समय पर अलास्का अमेरिका को बेच दिया था, जो एक लंबी कहानी है। अगर आप रूस के द्वारा अमेरिका को बेचे गए इस हिस्से के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसके ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आएंगे, मगर फिलहाल अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। असल में अमेरिका ग्रीनलैंड के जिस हिस्से को खरीदना चाहता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली तो इसकी लोकेशन इम्पोर्टेंट है ही, मगर इकोनॉमिकली भी यह बेहद खास बनता जा रहा है। असल में ये ग्रीनलैंड के सदर्न पार्ट्स में लोकेटेड नार्सक नाम का एक छोटा सा शहर है जहां दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व पाए गए हैं, जिसकी वजह से अब ये स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण बन चुका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ 2,70,000 टन यूरेनियम भी पाया गया है। यही कारण है कि यह जगह पावरफुल कंट्रीज का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिपे इन संसाधनों के चलते यह क्षेत्र इतना खास बना हुआ है। यह संभावना है कि आने वाले समय में ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज दुनिया की चीन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। हालांकि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि क्या ग्रीनलैंड वास्तव में उतने प्राकृतिक संसाधन छिपाए हुए हैं जितना कि अनुमान लगाया जा रहा है। मगर चाहे जो भी हो, सोचने वाली बात है कि आखिर दुनिया को ग्रीनलैंड के महत्व का पता कैसे चला। इसके पीछे एक प्लेन क्रैश की मिस्ट्री जिम्मेदार है। 1968 में अमेरिका का एक थर्मोन्यूक्लियर बम लेकर उड़ता विमान ग्रीनलैंड के ऊपर क्रैश हो गया। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत अपने बम को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें डेनमार्क ने भी सहयोग दिया। हालांकि यह चारों बम तो मिल चुके थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात थी कि उनके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से गायब हो गए, जिनमें न्यूक्लियर बम का सेकंड स्टेज सिलेंडर भी शामिल था। अमेरिका ने एड़ी चोटी की कोशिश की, डेनमार्क ने भी उसका पूरा साथ दिया, मगर आज तक इस सिलेंडर का पता नहीं चल पाया है। इसी तरह 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अमेरिकी P-38 लाइटनिंग फाइटर जेट ग्रीनलैंड में क्रैश हो गया था।
इसे 50 साल तक ढूंढने के बाद 1992 में आखिरकार 268 फीट बर्फ की चादर के नीचे से खोजा गया और उसे रिस्टोर करने के बाद दोबारा उड़ाया गया। मगर इन दोनों ही टाइम पर यहाँ जो सर्च ऑपरेशन किया गया और खुदाई की गई, उससे यह साबित हो गया कि ग्रीनलैंड केवल बर्फ का जमीनी टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ तो खास मौजूद है जो इसको दुनिया में सबसे अलग बना देते हैं। यही वजह है कि लोगों का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ गया और उन्होंने इसकी मैपिंग कराई और अब जाकर इसका सच दुनिया के सामने आ पाया, जिसकी वजह से सारी दुनिया ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए इतनी बेचैन हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ग्रीनलैंड के बारे में बताया। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या वास्तव में ग्रीनलैंड चीन से निर्भरता को कम कर देगा और किसी दूसरे झगड़े की वजह नहीं बनेगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।